दो बहुओं में पति का बंटवारा। वो शनिवार की सांझ थी जब अनिल देर रात दफ्तर से थका मांदा घर लौटता है, जहां उसकी दो पत्नियां थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। दरअसल अनिल की दो बीवियां थी, दोनों के बीच सगी बहन का संबंध था। अनिल, आप आ गए? बैठ जाइए, मैंने आपके लिए भरवा करेले बनाए हैं, आपको बेहद पसंद है। अविका, अनिल आज करेले नहीं बल्कि मेरी बनाई सब्जी खाएंगे, वो भी कद्दू की। जी जी, क्यों भी मतलब हर घड़ी बैरन बहन बनकर मेरे आड़े आती हो। मेरे पति करेले ही खाएंगे। तुम्हारी खुद की जुबान में मिठास तो है नहीं, अब ये कड़वे करेले खिलाकर अनिल की जुबान का जुलूस निकालना चाहती हो। अनिल करेले ही खाएंगे बस, कद्दू करेले। दोनों बहनों के बीच का शोरगुल सुनकर कमरे के भीतर से भगवती निकल आती है और माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, तुम दोनों बहनों ने फिर बैरन की तरह लड़ना शुरू कर दिया। सासू माँ, इस सौतन को लेकर जाओ, इसी ने सारा घर सर पर उठा रखा है। सही मायने में सौतन तो तू है। मैंने तो सोचा था कि अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से करके दोनों बहनें सहेली बनकर रहेंगे, मगर क्या पता था कि मेरी सगी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। दो बहनों के बीच मुठभेड़ होता देखकर अनिल के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे घर में चकाचौंध हो जाती है। अरे बस, बहुत हो गया। अरे ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब तुम दोनों बहनों के बीच में मुझे लेकर बवाल ना हो। पति की फटकार सुनकर अविका की आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है और बड़े बोझिलता के वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर अविका की जांच पड़ताल करते हैं। मुबारक हो, जल्दी आपके घर नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर संध्या स्तब्ध रह जाती है। वह दौड़ते हुए एकांत में आकर कहती है, इसी खुशी की बेला के लिए तो तूने अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से कराया था, तो आज जब सालों का सपना साकार हो रहा है तो तेरा कलेजा क्यों कचोट रहा है? ये बोलकर संध्या सिसकते हुए अपने बीते दिनों में खो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ संध्या की शादी अनिल से हो जाती है। दुल्हन के लिबास में सजी धजी संध्या ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदम से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। शादी की रात अनिल संध्या से कहता है, संध्या, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तुम्हारी सादगी ने मेरे मन को भीतर तक सराबोर कर दिया। आज तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मुझे जीवन का सार मिल गया। ये सुनकर संध्या की आंखों से खुशियों की बदरी बरसने लगती है। दोनों दंपत्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह भगवती आंख मलते हॉल में आती है। ये इतने भोर सवेर रसोई घर में कैसे खटर पटर है? जैसे ही भगवती रसोई घर का रुख करती है तो संध्या कहती है, माँ जी, नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। सच कहा है पुरानियों ने कि बहुएं ससुराल की सास हैं। सचमुच बहू, तेरे आने से मेरे बेरंग घर में बाहर आ गई है। बस अब जल्दी से मेरी दादी बनने की आस को पूरा कर दे। ये सुनकर संध्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दिन, सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलते जाते हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, बहू तैयार हो जा, आज हमें डॉक्टर के पास जाना है तेरी जांच पड़ताल के लिए। फिर दोनों सास बहू अस्पताल आती हैं, जहां महिला डॉक्टर संध्या की जांच पड़ताल करके बोलती है, माताजी, मुझे ये बयान करते बहुत खेद है, मगर अभी भी या भावी भविष्य में आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती। दुखद खबर के साथ दोनों सास बहू घर आईं। एक सप्ताह बाद भगवती संध्या से कहती है, बहू, डॉक्टर के शोध से ये साफ हो चुका है कि तू मां नहीं बन सकती। अनिल का दूजा ब्याह न हुआ तो इस खानदान का नाम मेरे बेटे के साथ बुझ जाएगा। माँ जी, इस घर की पीढ़ी बढ़ेगी। मैं अनिल का ब्याह अपनी बहन से कराऊंगी। उसी पलछिन अनिल दरवाजे से दस्तक देता है। संध्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन से ब्याह नहीं करूंगा। अनिल, मेरी बात मान लीजिए। मेरी बहन ब्याह कर आएगी तो हम बहनों के बीच सौतन नहीं बल्कि सहेलियों की साझेदारी होगी। मेरे कोख को बांझपन का दीमक लग चुका है। इस घर का वंश आपके ब्याह पर टिका है। अनिल संध्या की बात मानकर अविका से ब्याह कर लेता है। संध्या अविका को समझाते हुए कहती है, अविका, अनिल से तुम्हारे ब्याह के साथ हम बहनों का नाता बदल गया है।
मगर हम बहनें सौतन नहीं, सहेली बनकर रहेंगी। इस तरह दोनों बहनें बतौर एक ही शख्स की बीवी बन बैठती हैं। कुछ दिन बाद, अविका, नाश्ता रेडी है ना? हाँ अनिल, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। अविका, ऐसा भी कौन सा काला जादू कर दिया तुमने जो आजकल अनिल मुझे एक नजर देखते भी नहीं? पहले मेरे पति की जुबान मुझे पुकारते नहीं थकती थी। अरे जीजी, आप तो अपनी बहन पर बिन बात बिगड़ रही हो। कोई भी बात नहीं, ये लो अनिल, ऑरेंज जूस। अविका, आज अनिल अनार का जूस पियेंगे। शादी की सप्ताह भर भी नहीं हुआ, मेरे पति का उतना दुबला पतला शरीर कर दिया तुमने। दोनों बहन बिगड़ते हुए बेचारे अनिल का हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगती हैं। अरे बंद करो तुम दोनों बहनें ये बहसबाजी। जूस के पीछे लड़ झगड़ कर मेरा जुलूस निकाल दिया। अनिल बेबाक बुरा मुंह बनाकर बिना नाश्ता किए दफ्तर रवाना हो जाता है। फिर एक दिन, अनिल, बड़ा अरसा हो गया तुम्हारे साथ कहीं गए। आज संडे है, मैं तुम्हारे साथ सुनहरा समय बिताना चाहती हूँ। ठीक है संध्या, तैयार हो जाओ। अनिल फौरन हामी भर देता है। कुछ ही देर में दोनों दंपत्ति दरवाजे से बाहर दस्तक देने ही वाले थे कि अविका बोलती है, अनिल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे संडे शॉपिंग का वादा किया था? अविका, अनिल इस पल मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर अविका बिगड़ते हुए अनिल का हाथ खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, अनिल सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। अरे सारा वक्त तो अनिल के साथ फेविकॉल की तरह चिपकी रहती है, तब भी चैन नहीं क्या? दोनों बहुओं के बीच बढ़ते बवाल को देख भगवती बोलती है, हे ईश्वर, ये दोनों बहुएं मेरे बेटे के लिए बाधा बनती जा रही हैं। अरे बड़ी बहू अविका को जाने दे, तू फिर चली जाना। क्यों माँ जी, एक ही बहू क्यों बलिदान देती रही? इससे पहले अनिल मेरे पति हैं। मुझे क्या पता था कि मेरी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। अरे बस करो दोनों बहनें, मुझे कहीं नहीं जाना। गुजरते समय के साथ दोनों बहू के बीच पति का बंटवारा परवान चढ़ गया। आइए देखते हैं अंत में क्या हुआ। अविका के गर्भावस्था के दौरान सारा काम संध्या के सर पर आ जाता है। माँ जी, बस अब ये सारा काम मुझसे न होगा। आपने एक बहू को बुलंदियों पर बैठा रखा है और एक बहू को बाई बना रखा है। मैं अपने पति को इस बैरन बहन के साथ और नहीं बांट सकती। ये सौतन मेरे गले की फांस बन गई है। मुझे सौत न कहना, बतौर बिहार रचाकर इस घर की बहू बनी हूँ। तुमने अपनी मर्जी से अपना सिंदूर मुझे साझा किया था। मुझे तुम्हारी सौतन बनने का शौक नहीं था। अनिल, चलो मेरे साथ। मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे। दोनों बहू अनिल की बाह खींचने लगती हैं, जैसे उनके बीच बंटवारा हो रहा हो। ये देख भगवती बोलती है, बस करो मेरी बेअकल बेबाक बहू, अब तुम दोनों सिर्फ अपनी सास की सुनोगी। आज मैं अपने बेटे का तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करती हूँ, तब जाकर ही तुम बहनों का बवाल थमेगा। अब अनिल एक सप्ताह संध्या के साथ और एक सप्ताह अविका के साथ रहेगा। इस बीच तुम बहनों ने एक दूजे की डाह की तो मैं तुम दोनों को उस दरवाजे से दफा कर दूंगी। ये सुनकर दोनों बहुएं आंखें बड़ी करके बोलती हैं, माँ जी, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें एक दूजे से अपने पति का बंटवारा करने को तत्पर तैयार हैं। हाँ माँ जी। इसके बाद अनिल सुकून भरी सांस लेते हुए मन में बोलता है, शुक्र है इस बंटवारा से मैं रोजाना इन बहनों के बवाल से बाल बाल बच गया। इस तरह भगवती देवी दोनों बहुओं के बीच अपने बेटे का बंटवारा कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सौतन से सहेली बनकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं। 5 बहुओं और सास का बंटवारा। बस यही दिन रह गया था मेरे जीवन में होना। पहले तो मुझे अपने पास रखकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया उन बहुओं ने, और फिर घर से बेघर कर दिया। तभी किशोरी बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर आशा के हाथ से मटकी गिर जाती है और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? ऐसे कैसे बेहोश हो गई? पानी। आशा टूटी हुई मटकी के टुकड़े पर थोड़े से पानी को लाकर किशोरी पर छिड़क देती है और होश में आते ही उसे घर ले जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपके साथ? आपकी ये दशा किसने की? आप तो दृष्टि दीदी के पास थी ना? क्या बताऊं बहू, उन चारों बहुओं ने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही सांप मुझे एक दिन डसेंगे। माँ जी, ये तो चारों जेठानी जी ने बहुत गलत किया। उन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना तो साफ है कि किशोरी की 5 बहुएं थीं, जिसमें से 4 घमंडी और 5वीं आशा नेक दिल की थी।
आखिर किशोरी की चारों बहुओं ने ऐसा क्या किया था जिससे उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और आशा उन्हें माफ नहीं करना चाहती थी। जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। पालमपुर शहर में किशोरी अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। हाल ही में उसके 5वें बेटे निशांत का देहांत हो जाता है, जिस वजह से आशा विधवा की जिंदगी बिता रही थी। वहीं उसकी चारों घमंडी जेठानी सारा बोझ आशा पर डालकर खुद आराम फरमाती हैं। ऐसे ही एक दिन घर की बड़ी बहू पल्लवी खाना बनाकर कहती है, अनीशा, माधवी, दृष्टि, आ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट में स्पाइसी पास्ता बनाया है। वाह जेठानी जी, आपके पास्ते की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो सब बैठकर खाते हैं। अच्छा, आज बड़ी दीदी ने पास्ता बनाया है। वाह, मैंने कभी नहीं खाया दी। ओह हेलो आशा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया ये, मैंने बस हम चारों के लिए बनाया था। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। कोई बात नहीं दीदी, आप सभी खा लीजिए, मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। दृष्टि दीदी, आपने माँ जी के लिए खिचड़ी बना दी, उन्हें दवाई खानी थी। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, सॉरी। आशा, मैंने माँ जी के लिए नहीं बनाया, मैं टीवी देख रही थी। दीदी ये तो गलत बात है, आपको पता है ना माँ जी की दवाई लेट नहीं हो सकती, उन्हें टाइम से दवाई और खाने की सख्त जरूरत है। ये लो, आशावादी आशा चालू हो गई है। देखो, अगर माँ जी की तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो खुद बनाकर टाइम पर दे दिया करो। जेठानी जी, घर के सारे काम तो आप मुझसे करवाती ही हैं। माँ जी का खाना भी मैं उन्हें खुद ही बनाकर दे दूंगी, क्योंकि आपको अपने लाइफस्टाइल से फुर्सत नहीं है। सही बोला तुमने, हमें अपनी लाइफस्टाइल से फुर्सत नहीं है, पर तुम्हें तो है ना। देवर जी तो रहे नहीं, हम सोचते हैं कि कैसे तुम्हारा टाइम कट जाए, तुम्हें इसीलिए बिजी रखते हैं। लेकिन हमारे तो पति है ना, हमें उनका भी ख्याल रखना होता है, अपना भी। अनीशा बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बहू से ऐसे बात की। वो बेचारी कुछ नहीं कहती, तुम्हारा कहा हुआ सारा काम करती है फिर भी, और निशांत का नाम लेने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं माँ जी। वाह, तुम चारों के होते हुए आशा ही क्यों सारी जिम्मेदारी निभाए। माँ जी, बात को च्युइंगम की तरह मत कीजिए। तुम तीनों खाओ मेरा पास्ता, ठंडा करवा दिया इन दोनों ने। चारों पास्ता खाती हैं। चारों बेटे ऑफिस में रहते थे। अगर किशोरी घर के हालात बताती तो वो कहते थे, माँ हमें घर के झमेलों में मत फंसाइए, आपको नहीं पता बीवियों से क्या क्या सुनना पड़ता है। हाँ, हमें मत घसीटिए। बहुत अच्छा बच्चों, एक तो तुम चारों की बीवियां मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखती हैं, सारा काम अकेली आशा करती है, ये तो उसका फायदा उठा रही है ना चारों। अब माँ वो आपका ऐसे ख्याल नहीं रख रही हैं, तो मैं क्या करूँ। अपनी माँ की बात सुनकर चारों बेटे अपनी पत्नियों से बात करते हैं, और ये बात सुनने से उनकी बीवियां भड़क जाती हैं और किशोरी के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, आपको हमारे पतियों से चुगली करके क्या मिला? आपको तो यही लगता है कि हम चारों कामचोर बहू हैं, और आपकी वो आशा अकेली सारा घर का काम संभालती है। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। मैं तो कहती हूँ, अगर ख्याल रखने की ही बात है तो हम माँ जी का बंटवारा ही कर देंगे। 1 महीने माँ जी की चारों बहुएं उनका ख्याल रखेंगी, और अभी घर का भी 4 हिस्सों में बंटवारा हो जाएगा। देवर जी तो है नहीं, तो आशा का बंटवारा नहीं होगा, हम उसे अपने घर भेज देंगे। ठीक है माँ जी? अरे वाह दीदी, आपने क्या आइडिया निकाला है। बारी बारी से सब माँ जी का ध्यान रखेंगी, और माँ जी आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बहू, तुम चारों का दिमाग खराब हो गया है। तुम इस घर का बंटवारा करोगे, और मेरी बहू आशा, उसके हालात तुम और बेकार करना चाहती हो। क्या मेरे बेटे को ये सब बात पता भी है? हाँ माँ जी, और इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए आशा, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा, हमेशा के लिए। देवर जी तो रहे नहीं, अपनी जिंदगी अपने मायके से शुरू करो। फिर तुम्हारे रहते माँ जी को यही लगेगा कि हम चारों के होते हुए उनका ख्याल नहीं रखती हैं। इसलिए अब चली जाओ। जेठानी जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझसे मेरी माँ जी को दूर कर रही हैं। इनके सिवा मेरा है ही कौन? तुम्हारे पिताजी हैं ना, उनके पास जाओ, तुम्हारी माँ जी के लिए यही अच्छा होगा। माँ जी, आप अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम से ले लेना, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। नहीं नहीं बहू, मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मुझे दवाई कौन खिलाएगा? जेठानी जी आपका ख्याल रखेंगी। रोते हुए आशा अपना सामान बांधकर घर से निकल जाती है और अपने पिता के घर पर रहने लगती है। आशा ने कभी जायदाद के लिए किशोरी को परेशान नहीं किया। वो चारों बहू के बर्ताव में अब बदलाव आ रहा था। 1 महीने तक किशोरी की दवाई खाने और हर चीज का जिम्मा पल्लवी का था। तूने मेरी सफेद धोती देखी है? मिल नहीं रही, कल तुझे धोने को दी थी। माँ जी, हफ्ते भर क्या मैं कपड़े ही धोती रहूं आपके? कोई और साड़ी पहन लो, मैंने आपकी वो साड़ी नहीं धोई, और ज्यादा जरूरी है तो आप खुद ही धो लीजिए।
पल्लवी की बात सुन किशोरी वहाँ से जाकर अनीशा के पास जाती है। अनीशा बहू, तू कपड़े धो रही है ना? पल्लवी बहू ने मेरी धोती नहीं धोई, तू धो दे। अभी आप पल्लवी दीदी के पास है, उनसे ही अपना काम करवाएं, हम नहीं करेंगे। जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपको ऐसे भटकने नहीं दूंगी। वाह, ये हो रहा है बंटवारे से। अब मैं तुम्हारी सास नहीं रही, 1 महीने ही तुम मुझे संभालोगी। वक्त बीतता है, किशोरी अपने बहू के कारनामों से इसी तरह उसे जूझना पड़ता है। कभी माधवी के पास तो कभी किसी बहू के पास। यही उनके बेटे कर रहे थे, जिससे किशोरी बहुत दुखी थी। ये मानो कि वो खून के आंसू रो रही थी। नमन बेटा, जरा मेरी ये दवाई ला दे। माँ, अभी आप विक्रम भाई और माधवी के साथ रह रहे हो, उनकी जिम्मेदारी है ये। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। मेरी औलाद ऐसी है तो बहुओं से क्या शिकायत। किशोरी की ये बात उसकी चारों बहुएं सुन लेती हैं और उसे घर से पोटली लेकर बेघर कर देती हैं, और उसके चारों बेटे अपनी माँ की फिक्र न करते हुए बीवी की सुनते हैं। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मेरी आशा बहू होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होने देती। पता नहीं किस हाल में होगी वो। चलते चलते किशोरी बेहोश हो जाती है। तभी उसकी लाडली बहू ऐसी हालत में पाकर उसे घर ले आती है और कहती है, ये क्या हुआ आपको? पोटली लेकर घर से क्यों निकल गई? निकली नहीं हूँ बेटा, उन्होंने मुझे घर से बेघर कर दिया। और दुख की बात तो ये है, मेरे चारों बेटे मेरे ना होकर अपनी पत्नियों के सगे हो गए हैं। इस बीच बहू, मुझे तेरी बहुत याद आई। ऐसा कहकर किशोरी सारी बात आशा को बता देती है और कहती है, फिक्र मत करिए माँ जी, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी। बेटा, वकील को बुलवा ले जरा। कुछ दिन बाद किशोरी अपनी सारी जायदाद आशा के नाम कर देती है। ये बात पता चलते ही उसकी चारों बहुएं बेटे रोकर माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें जायदाद से बेदखल मत कीजिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पतियों का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है और हम अपनी गलती का पछतावा है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारे नकली आंसुओं पर कोई यकीन नहीं है, पर एक बात सुनो, जो बात एक साथ रहने में है वह बंटवारे में नहीं है। एक समिति ही रिश्तों में प्यार बना कर रखता है। माँ जी, हम सब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम पहले की जगह इकट्ठे रहेंगे। आशा, तुम भी हमें माफ कर दो। हाँ माँ, अपने बेटे को भी माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, कर दिया मैंने तुम्हें माफ। ये कहते ही किशोरी अपने बच्चों को माफ कर देती है। फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल सास। ये कहानी है सितारपुर गांव में रहने वाले एक संयुक्त परिवार की, जिसमें भार्गवी ब्रजेश नाम का एहसान फरामोश दंपत्ति रहा करता था। ब्रजेश की बूढ़ी बेबस मां भी परिवार में शुमार थी। बढ़ते बुढ़ापे में शीला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। उसकी आंखों के आगे पड़ी झुर्रियां उसके बुढ़ापे को साफ तौर से साझा कर रहे थे। अरे ओ सासू माँ, इतनी जोर शोर से करहाने का झूठा स्वांग रचाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? अरे बहू, सवेरे से मेरे टखनों में बड़ी बाधा है, जरा सा तेल मल दे। अरे ओ मेरी बूढ़ी सासू माँ, एक तो सारा दिन बिछौने पर पड़ी रहती हो, एक दिन का तक नहीं हिलाती, सारा काम मेरे सर माथे मड़कर मजे मारती रहती है। ऊपर से तुम्हारे तन का मलवान करूं? मैंने तुम्हारी सेवा सहाय का बेड़ा नहीं उठा रखा। गनीमत है जो पका पकाया खाना पेट भरने को मिल जाते हैं। चुपचाप से खाना ठूसो और सो जाओ। खाने के नाम पर भार्गवी शीला को रात की बासी रोटी और प्याज पकड़ा आती है। रात भर में रोटी भी एकदम अकड़ गई थी, जिसे देख बेचारी बूढ़ी शीला सहमे स्वर में कहती है, अरे बहू, भला ये सूखी रोटी मुझ बुढ़िया के दांतों से कैसे चबाई जाएगी? जरा सा दूध दे देती तो बात बन जाती। ये सुनकर भार्गवी भौहें ऊंची करते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। तभी ब्रजेश वहां आकर कहता है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अजी और कैसा, एक तो तुम्हारे पूजनीय पिताजी स्वर्ग से धारते वक्त एक पाई देकर नहीं गए, मगर अपनी पत्नी पनौती को हमारे पल्ले बांध गए। तुम्हारी इस बूढ़ी माँ के चलते मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। अब मैं इस घर में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखकर मेरा कलेजा कुड़ता है। ब्रजेश को ऐसे चुप्पी साधे खड़ा देख शीला की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वो पिसे मन से कहती है, ब्रजेश बेटा, बहू का ऐसा स्वर सुनकर भी
तू चुप्पी साधे क्यों खड़ा है? कुछ तो बोल। अरे माँ, आप दोनों सास बहू का महाभारत देखकर मैं अब ऊब चुका हूँ। माँ और पत्नी के बीच में पिस रहा हूँ। बढ़ते बुढ़ापे में शायद आप सटियाती जा रही हैं। बेचारी मेरी बीवी को सुनाती रहती हैं। इससे बेहतर तो आप ही कहीं चली जाती। ब्रजेश की बुरी बातें उस बूढ़ी माँ के मन को तार बघार कर देती हैं और वो उसी पल छिन रोती बिलखती वीरान सुनसान राह की ओर अग्रसर होते हुए जंगल में जा रुकती है और एक पेड़ के सहारे बैठकर दहकती हुई कहती है, हे दाता, देख तेरी बनाई दुनिया में ये दौर आ गया है कि कोख का जना बेटा बहू के बहकावे में आकर बूढ़ी माँ को वनवास दे रहा है। बेटे का बुरा बर्ताव शीला के सीने को सोब के सागर में भर देता है और वो एकाएक स्तब्ध होकर वहीं ढेर हो जाती है। शव को भेद कर शीला एक चुड़ैल के रूप में बाहर आकर अपने मृत शरीर को निहारती हुई कहती है, नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे और बहू के कारण मुझे संसार से जाना पड़ा। अब मैं अपने चुड़ैल सास के अवतार से अपनी बेशरम बेहुदा बहू और अपने बेटे को मजा चखाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल सिसियाते सन्नाटे में आसमान में बाहें फैलाकर अपने घर आती है। मेरी टिकट काट कर ये दोनों नींद की दुनिया में दुर्राटे काट रहे हैं। अभी इनकी नींद हराम करती हूँ। बौखलाई चुड़ैल सास सबसे पहले अपनी बहू पर ताबड़तोड़ चांटों की बौछार करती है। तभी नींद से जागकर भार्गवी कहती है, सूत डाला रे ससुराल। भार्गवी अपनी सोई हुई पति को एक तमाचा जड़ती है कि बिरजू बड़ी आंखें करके उठ खड़ा होता है। अरे भगवान, ये क्या दबंग गई है? अरे आधी रात अपने पति को पीटकर कौन सी नारी शक्ति साझा कर रही हो? मैंने सिर्फ एक टिप्पी मारी है, मगर तुमने तो मेरा सारा शरीर सुझा दिया। छत से चिपकी चुड़ैल दोनों के बीच भिड़ंत होता देख मजे लूट रही थी। दोनों की वाद विवाद देर रात खत्म होती है। ऐसे ही एक रात खिड़की के खड़के से ब्रजेश की आंख खुलती है कि एक भयानक दोहरी आवाज उसके कान में पड़ती है, उत्तना। भार्गवी, भार्गवी उठो। अरे सोने दो ना। अरे भगवान उठो, यहाँ कोई है। भार्गवी बिछौने से उठकर चारों ओर ताकते हुए कहती है, अरे बौरा गए हो क्या? कोई भी तो नहीं है यहाँ। अरे नहीं, जरूर यहाँ पिताजी की आत्मा पधारी है, क्योंकि केवल माँ और पिताजी ही मुझे पुत्तन पुकारते थे। ये सुनकर भार्गवी की भी हवाइयां गुल हो जाती हैं और खौफ के मारे उसकी भी अंतड़ियां सूखने लगती हैं। दोनों पसीने से सराबोर हो चुके थे, जिसे देख चुड़ैल कहती है, इन दोनों दंपति के चेहरे पर खौफ का मंजर देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। आज के खातिर इतना ही बहुत है। ऐसे ही चुड़ैल सास प्रत्येक दिन उन्हें सता रही थी। मैं चुड़ैल सास इस भार्गवी को इतने भय से भर दूंगी कि ये भूतकाल से लेकर भविष्य में इसके हाथ किसी के साथ सताव ना करेंगे। बदले की भावना से चुड़ैल भार्गवी का काम बढ़ा दिया करती। कभी रसोई घर में सामान बिखरा देती तो पल भर में ही चीजें इधर की उधर हो जाती। फिर एक रात, पानी पानी, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। पानी पीने के लिए भार्गवी जैसे ही रसोई घर का रुख करती है तो रसोई घर का भयावह मंजर देखकर वो भौचक्की रह जाती है। ये करची कुकर हवा में कैसे उछल रहे हैं? भूत! ब्रिजेश, अरे ब्रिजेश जल्दी आओ। ब्रजेश के आते ही सारा माहौल थम सा जाता है और चुड़ैल मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक मैं बेबस बुढ़िया बनकर जिंदा थी तब तो सारा दिन मेरी बिगड़ी बेबाक बहू की गज भर की जुबान गूंजती रहती थी। अब कहाँ गई इसकी बकैती? अरे भार्गवी, आधी रात चमगादड़ की तरह क्यों चिल्ला रही हो? अजी, जब मैं रसोई घर में आई तो सारा बर्तन सामान हवा के बीचों बीच उमर घुमर रहा था, जैसे ये सब कुछ कोई बुरी शक्ति के इशारों पर चल रहा था। अरे जरूर तुम आंख मूंद कर सपने में ही यहाँ आ गई होगी। देखो, सारा सामान अपनी जगह पर है। दोनों बात काट कर सोने चले जाते हैं। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। सांझ के 8 बजे दोनों खाने की मेज पर बैठते हैं, तभी सामने की कुर्सी में हलचल होती है। देखा तुमने? कुर्सी ऐसे चरमराई जैसे साक्षात सासू माँ आ गई। सुनो जी, सासू माँ स्वर्ग से धार कर कहीं चुड़ैल तो नहीं बन गई?
वो ऐसा कह रही होती है कि घर की बिजली बेडौल होकर जलने बुझने लगती है, जिसके साथ खिड़की दरवाजे खटकना शुरू हो जाते हैं और चुड़ैल अपने भूतिया अक्ष में आकर भयानक हंसी हंसने लगती है। तुम दोनों के चलते मेरी जान गई है, तुम मरोगे। चुड़ैल, अरे भागो ब्रिजेश। अरे भागो भाग्यवान। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते भागते गांव की सीमा सड़क पार करके पटरी पर पहुंचते हैं। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? तुम दोनों की मौत निश्चित है। चुड़ैल सास अपनी शैतानी शक्ति साध कर पटरी के दोनों छोर में रस्सी के बंधक में उन दोनों को बांध देती है और हाथों में मशाल लिए कहती है, इंसानों की दुनिया में तुम दोनों जैसे दंपति जीते जागते दरिंदे हैं। तुम दोनों को जिंदा जलाकर अपनी मौत का बदला लूंगी। अरे माँ, ऐसा मत करना, मैं तो तुम्हारा सपूत हूँ। सपूत नहीं, तू कपूत है। सोचा था बुढ़ापे में तू मेरी लाठी बनेगा, मगर तू तो दूध का कर्ज भी अदा ना कर सका। आज मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे ही चुड़ैल मशाल की लौ बढ़ाती है, भार्गवी कहती है, माँ जी, इन्हें मत मारिए, वरना मेरे पेट में पल रहा बच्चा पैदा होने से पहले ही यतीम हो जाएगा। क्या? माँ, भार्गवी माँ बनने वाली है और अब दादी। खुशखबरी सुनकर चुड़ैल की आंखों से खून के कतरे जमीन में गिरते हैं। आने वाले नए मेहमान के मुंह में वो कहती है, तुम्हारे पेट में पल रहे अपने पोते के लिए मैं अपना प्रतिशोध बिसार रही हूँ। मैं जाती हूँ। हमारी मंजिल एक साथ है। माँ जी, मेरे किए करतूतों को भी भुला दीजिए, घर चलिए। उस दिन के बाद चुड़ैल सास अपनी बहू के साथ रहने लगी। गर्भावस्था के दौरान चुड़ैल बहू का खूब ख्याल रखती है। देखते ही देखते भार्गवी के गर्भावस्था के 9 महीने के पड़ाव के साथ एक प्यारे से बेटे को वो जन्म देती है। अब चुड़ैल अपने परिवार और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी। नारियल की मिठाई बनाने वाली सास बहू। गोपाल नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। इतने में नदी का भारी सैलाब ऐसा आता है कि उसे अपने अंदर समा लेता है। गोपाल तैरकर बाहर आने की कोशिश करता है, पर दम घुटने की वजह से वो मर जाता है। तभी कुछ लोगों को उसकी लाश की पहचान हो जाती है और दीपाली और मीनाक्षी के पास ले जाते हैं। अपने बेटे की लाश देखकर मीनाक्षी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने मुझसे मेरे पति को तो छीन लिया था, अब मेरे बेटे को क्यों छीन लिया? हमारा सहारा था वो, अब घर को कौन चलाएगा? माँ जी, ये जरूर मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इनसे बोलिए कि ये उठे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तभी दीपाली अपने पति की लाश को हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, पर वो लाश कुछ कहाँ कह सकती थी। तभी रोते हुए मीनाक्षी कहती है, बहू, अब ये गया हमें छोड़कर, अब ये कभी नहीं उठेगा और ना हमसे बात करेगा। नहीं नहीं माँ जी, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया था, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। भूल गए अपना वादा गोपाल आप? अब मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना? बहू, शांत हो जा, हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने जिसकी जितनी आयु लिखी थी उसे उतनी ही मिलती है। गोपाल वापस आ जाओ ना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बिरजू बेटा, ये ऐसे ही रोती रहेगी। जाओ, तुम अंतिम संस्कार की विधि शुरू करो। कुछ ही देर में गोपाल का अंतिम संस्कार हो जाता है। सास बहू बहुत परेशानी में थे। खाने पीने का उन्हें बिल्कुल होश नहीं था। कुछ दिन बीतते हैं। बचे हुए पैसों से वो अपना घर बार तो चला लेती हैं। तभी दीपाली कहती है, माँ जी, वो तो हमें छोड़कर गए, लेकिन अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। गोपाल जी तो अब है नहीं। तेरे मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लगा मुझे। बहू, मुझे तो लगा था कि तू अभी तक सदमे में ही है, पर तूने आगे की सोची तो सही। खैर, हम छोटी सी दुकान खोल लेते हैं किसी चीज की, तभी हम घर का राशन पानी उठा पाएंगे। पर माँ जी,
ऐसा क्या काम करेंगे हम दोनों जो मिलकर कर पाए? ऐसा करते हैं बहू, हम मिठाइयों की दुकान खोल लेते हैं। तुझे मिठाई बनानी आती है ना? अगर माँ जी हम मिठाई की दुकान खोलने के लिए पैसे और सामान नहीं जुटा पाए तो हमें दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा। सो तो है। 4 दिन बीत जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सास बहू मिठाई की दुकान खोलने में सक्षम हो पाएंगे? क्या वो मिठाई का सामान जुटा पाएंगे या दूसरों के घर जाकर उन्हें झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दीपाली बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। इतने में उसे अपने चाचा जी का नारियल का बाग दिखाई देता है। उनके पास जाकर वो कहती है, प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? गोपाल जी के जाने के बाद कैसी होंगी चाचा जी? अब तो यही सोच रही हूँ कि घर का खर्चा भी चला लूं, कैसे भी हो, या कोई काम मिल जाए। ये तो है बेटा। आइडिया, क्यों ना मैं चाचा जी के नारियल को लेकर ही नारियल की बर्फी बनाकर बेचूं। इससे जो थोड़ा प्रॉफिट होगा वो मैं चाचा जी को नारियल के पैसे में चुका दूंगी। नारियल को देखकर क्या सोच रही हो बेटी? चाचा जी एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे अपने खेत के थोड़े बहुत नारियल दे सकते हैं? मैं इनसे बर्फी बनाकर बेचना चाहती हूँ। अरे बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है। अगर थोड़ी बहुत नारियल देकर मैं तेरी मदद कर सकता हूँ तो यही सही। पर चाचा जी आप फिक्र ना करें, जैसे ही मुझ पर पैसे आ जाएंगे तो मैं आपके नारियलों का पैसा चुका दूंगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ये ले, अभी ले जा। ये कहकर सतबीर उसे 7-8 नारियल दे देता है, जिसके बाद उसे छीलकर सास बहू गुड़, दूध, मेवे, खोआ आदि के साथ कढ़ाई में डालकर बहुत देर तक पकाती हैं। कुछ घंटों के बाद जब वो तैयार हो जाती है तो सास बहू एक बड़े से परात में उस मिश्रण को निकाल लेती हैं। फिर ठंडा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हैं। जिसके बाद नारियल का मिश्रण बच जाता है तो वो नारियल का खुदरा डालकर उसे लड्डू के रूप में बना लेती हैं और फिर कहती हैं, माँ जी देखिए ना, हम तो सिर्फ नारियल की बर्फी बना रहे थे, लेकिन नारियल का बुरादा बचने से हमने नारियल के लड्डू भी बना लिए हैं। हाँ बहू, ये तो तूने ठीक कहा। अब कल से हम इसे बेचेंगे। आज का पूरा दिन तो मिठाई बनाने में ही चला गया। ठीक है माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, मैंने ढककर खाना लगाती हूँ। मीनाक्षी हाथ मुंह धोने चली जाती है और बहू खाना लगा देती है। तब दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन दोनों ठेले पर अपनी नारियल की मिठाइयाँ लगा लेते हैं और चौराहे पर जाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, ताज़ी मिठाइयाँ खाइए, नारियल मेवे और गाढ़े दूध से खोया से बनी बर्फी खाइए। ऐसी बर्फी आपने कभी नहीं खाई होगी। आइए आइए, लीजिए। जी बिल्कुल सोचिए मत, सस्ती दरों पर नारियल की बर्फी खाइए, इससे आपके बच्चे होंगे स्वस्थ, आएगी उन्हें ताकत। तो आइए खाइए और ले जाइए। आंटी, आंटी, नारियल की मिठाई कितने की है? बेटा कोई सी भी खा लो, सिर्फ 10 रुपए की एक है। लेकिन मेरे पास 5 रुपए ही हैं। अब मैं नहीं ले पाऊंगा नारियल की मिठाई। निराश मत हो तुम, मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए तुम्हें 5 रुपए में देती हूँ। ये लो खाओ और बताओ कैसी बनी है। आहा, यम। आंटी, ये तो बहुत मस्त जैसी बर्फी है, मुझे तो बहुत पसंद है। मम्मी से मैंने कब से बोला था पर उन्होंने नहीं बनाया। अब तो मैं रोज आपसे ही खा कर जाऊंगा। जरूर जरूर बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बड़े प्यारे हो लड्डू जैसे। अरे आंटी, मैं लड्डू जैसा हूँ, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने नाम भी लड्डू रख दिया, क्योंकि मैं वैसा दिखता हूँ। अरे वाह, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। ये लो मेरी तरफ से नारियल का एक लड्डू। शुक्रिया आंटी, कल मैं फिर से आऊंगा आपकी दुकान पर। अम्मा जी, मुझे नारियल की मिठाई के दोनों 2-2 पीस दे दो। ये लो बेटा, 40 रुपए हो गए। सुनिए, जरा मुझे भी 2 मिठाई के पीस दे दो। ये लीजिए भाई साहब। वैसे भाई साहब कैसी बनी है ये भी बता दीजिएगा, तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अरे वाह, आपकी मिठाई तो बहुत अच्छी है। इसमें खोया, काजू, बादाम है और शायद आपने मिठाई के लिए गुड़ का प्रयोग किया है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। तभी तो इसकी मिठास में और 4 चांद लग गए। बहुत अच्छी बनाई है। ऐसा करिए, 5-5 दोनों के पीस भर दीजिए, मैं अपनी बीवी को खिलाऊंगा।
जरूर जरूर। इस तरह सास बहू की नारियल की मिठाई खाने सभी लोग आ जाते हैं और जो एक बार आता है वो दोबारा भी आता है और काफी तादाद में मिठाई ले जाता है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। उनके मिठाइयों की काफी चर्चा होने लगती है। तभी विदुर नाम का एक मोटा आदमी नारियल की मिठाई बनाकर उनके ठेले के सामने ही बेचने लगता है, जिससे उनके ग्राहक कम हो जाते हैं और उसके पास खाने के लिए जाते हैं। आइए, नारियल की ताजा दूध वाली मेवे की मिठाई खाइए, सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। जल्दी आइए, कहीं खत्म ना हो जाए। अरे देखो देखो, वो आदमी तो 5 रुपए की नारियल की बर्फी दे रहा है। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन सास बहू से ज्यादा सस्ती तो ये दे रहा है, चलो यहाँ से ही लेते हैं। अरे माँ जी, उस आदमी ने हमारी तरह ही नारियल की मिठाई लगा ली है और वो भी सस्ती दर पर। हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इससे तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। सास बहू गहरे चिंतन में चले गए थे। वहीं वो लोग विदुर के पास आकर उसकी मिठाई चख रहे थे। खाते ही दोनों लड़के और औरत मुंह से मिठाई निकालकर कहती हैं, हाय हाय, छी छी छी, ये नारियल की बर्फी है, ये रबड़ की बर्फी जैसे खींच रही है। ऐसा क्या डालकर लाए हो? कभी बनाई भी है नारियल की मिठाई? छी, अरे इन्होंने तो मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया, इसलिए आप सस्ती दे रहे थे क्योंकि इसमें फटे हुए दूध का इस्तेमाल किया है। अरे चलो भैया, 10 रुपए का ही सही, पर खाएंगे उन्हीं सास बहू की नारियल की मिठाई। चलो उन सास बहू के पास खाते हैं। अरे अरे रुकिए, सुनिए, आपको धोखा हुआ है। अरे मेरी मिठाई बहुत अच्छी है, मैंने इसे अच्छे मेवे डालकर बनाया है। अरे नहीं नहीं, अपने स्वास्थ्य के साथ खेलना नहीं है हमें। उनकी मिठाई खाकर ताकत मिलती है और आपकी मिठाई खाकर तो तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको बनाना ही नहीं आता। तभी वो सारे लोग वापस सास बहू के नारियल की मिठाई खाने जाते हैं और ग्राहक को अपने पास वापस आता देखकर सास बहू प्रफुल्लित होकर उन्हें अपनी मिठाई खिलाते हैं। वक्त बीतता है, देखते ही देखते उनकी मिठाई की दुकान चल पड़ती है और वो एक बड़ी नारियल की दुकान खोलते हैं, जिसके बाद नारियल से अनेक मिठाई बनाकर बेचते हैं और दोनों सास बहू एक कुशल जीवन जीती हैं।